हम लोग बेटा लास्ट क्लास में वेक्टर इंट्रोड्यूस किए थे कि व्हाट इज वेक्टर, और वेक्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग सीखे थे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। और उसमें हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में हम लोग थोड़ा चर्चा किए थे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बात की कोई भी वेक्टर है उसको जो हम लोगों का अल्फाबेट का लेटर्स है ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं बाई पुटिंग एन एरो ओवर इट। कोई भी वेक्टर है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट का लेटर हम लोग यूज करते हैं और उसके ऊपर एक एरो डालते हैं। लेकिन हम लोग उसमें बात किए थे कि ये जो मेथड हम लोगों का है, अगर हम लोग कहीं भी एरो लिखते हैं एक लेटर के ऊपर, तो केवल हम लोग ये कहते हैं दिस इज अ वेक्टर, है ना। वी डोंट नो, है ना, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग उसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लोग एक टर्म पहले डिफाइन कर लें, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ द वेक्टर? आप सब लोग पढ़े हैं इसको, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, you all know magnitude of vector is called modulus of the vector, है ना। कोई भी वेक्टर है तो हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, है ना। इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर is called modulus of the vector। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो भी वेक्टर है उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम लोग लिखते हैं, है ना। यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय putting the vector between two vertical lines। है ना। जैसे मान लो हम लोग कहीं भी लिखना चाह रहे हैं, सच एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो हम लोग इसको लिखते हैं बेटा ऐसे, है ना। कहीं भी अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ ग्राफिकल मेथड में कोई ऐसे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए बी, ए टू बी एक वेक्टर है ना। वी विल राइट इट लाइक दिस, ए बी। और हम लोग क्या समझते हैं, ए बी का मॉड का मतलब हम लोग समझते हैं सिंपली इसका लेंथ, है ना। कहीं भी बेटा अगर लिख रहे हैं हम लोग ए बी, दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, है ना, और इधर हम लिख रहे हैं बी ए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन वी कैन राइट लाइक दिस, ए बी एंड बी ए, ऐसे जो मैग्नीट्यूड ए से बी का है वही बी से ए का है ना। तो मॉडुलस, है ना, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक टर्म हम यूज करेंगे। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर सारे लोग समझते हैं, है ना। जैसे हम कहीं भी लिख रहे हैं बेटा, सपोज कर लो हम लिख रहे हैं ए इज अ वेक्टर लाइक 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए, यू विल राइट 5 मीटर, है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो कहीं भी इस तरह से हम लोग और भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग मान लो यहां लिख रहे हैं, कहीं भी हम एक वेक्टर लिख रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स, है ना, या फोर्स नहीं लिखे हम लोग, 10 न्यूटन
टूवर्ड्स, है ना, कुछ भी नॉर्थ हम लिख देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मॉडुलस ऑफ एफ, यू विल राइट 10 न्यूटन, दिस इज मॉडुलस। इसका मतलब ध्यान रखना है, ये जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो दिस इज अबाउट मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसमें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब मॉडुलस टर्म हम लोग डिफाइन कर लिए, अब हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर यूज करेंगे। एक है बेटा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, और दूसरा है हम लोगों का यूनिट वेक्टर। ये दोनों को स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले बोले थे कि मैथमेटिकल मेथड में वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखें व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, और इसी को हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सीधा है बेटा। जीरो वेक्टर का डेफिनेशन या जो नल वेक्टर है, इसका डेफिनेशन बहुत ही सीधा है। और डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है ना, देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी हम लोग डेफिनेशन अगर देंगे तो कहेंगे हम लोग वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड आर नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। डेफिनेशन बहुत सीधा है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, है ना, मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, इफ मॉड ऑफ एनी वेक्टर मॉड ए, दिस इज जीरो, है ना, ए इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। लेकिन एक बात यहां पर आता है, वेक्टर, वेक्टर को जो हम डिफाइन किए थे तो हम लोग कहते थे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यहां हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ही नहीं है, बिना मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वो भी हम कह रहे हैं वेक्टर। ये कहां से संभव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो फिर हम उसको क्यों सोचेंगे, है ना। जरूरत ही नहीं है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो हम समझेंगे उसके बारे में क्या। तो अगर हम लोग इस तरह का बात करें, ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज लगता है वेक्टर के लिए। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही कहते थे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग कहते थे कि विच कैन बी मेजर, मेजर करते हैं उसको, है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं। यहां तो कह रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो ऐसा वेक्टर हम लोग क्यों लेते हैं, इसको लेने का जरूरत क्या है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी वेक्टर है बेटा। और अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिर डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर की तरफ जाएंगे। जैसे पता नहीं आप लोग सेट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, व्हाट इज सेट। मैथमेटिक्स में, है ना, एक टॉपिक आता है सेट थ्योरी, है ना, एक ब्रांच ही कहेंगे हम लोग सेट थ्योरी। और वहां पर बेटा हम सेट डिफाइन करते हैं। तो सेट जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो सेट को हम लोग डिफाइन ही करते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट का जो डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, वी ऑल नो अबाउट नेचुरल नंबर, वी कैन डिफाइन नेचुरल नंबर, है ना। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स कि वी हैव नो कंफ्यूजन बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स, है ना। हम लोग अलग अलग कह सकते हैं, 4 इज नॉट 5, 5 इज नॉट 4। तो
हम लोग जब डेफिनेशन देते थे, सेट थ्योरी जब सेट पढ़ते थे, कहते थे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा कोई भी कलेक्शन आ जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, और इस तरह का बहुत सारा टर्म हम लोग, है ना, सेट हम लोग सेट के अंदर लेते हैं। और हम लोग क्या करते थे, सेट कहीं भी दिखाते थे तो सेट के लिए हम लोग क्या करते थे, है ना, एक मिडिल ब्रैकेट लेते थे और उसके एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे, है ना, ऐसे दिखा देते थे, कहते थे सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एक्सेट्रा। और वहां पर बेटा हम लोग एक डेफिनेशन देते थे, आप लोग को मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आइडिया होगा, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में हम लोग क्या करते थे, दो सेट अगर हम लोग मान लो कहीं भी लिख रहे हैं, सेट से ए, है ना, दिस इज 1 2 3, है ना, सेट बी दिस इज 2 4 6। जब हम यूनियन डिफाइन करते थे तो दोनों के एलिमेंट को मिला करके लिखते थे, है ना, सो दैट कि एक एलिमेंट दो बार नहीं आए। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखें, तो ए यूनियन बी लिखे तो हम लिखते थे क्या, हम लोग लिखते थे ऐसे 1 2 3 4 एंड 6 ऐसे। उसी तरह से जब इंटरसेक्शन ऑफ सेट हम लोग डिफाइन करते थे तो हम लोग लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी, और जो कॉमन एलिमेंट था, है ना, तो कॉमन हम लोग यहां देख रहे हैं 2 है ना, तो हम लोग यहां लिखते थे ऐसे 2। और जब हम डेफिनेशन देते थे यहां पर, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, का डेफिनेशन दिए, तो हम लोग कहते थे कि यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑलवेज अ सेट। ये दोनों का अगर हम यहाँ अलजेब्रा हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन अगर ए सेट है बी सेट है, ए यूनियन बी इज ऑल्सो अ सेट, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर, है ना, प्रेजेंट इन आइदर ए और बी और बोथ, ऐसा हम लोग कहते थे। इंटरसेक्शन को ही बात हम लोग ऐसा ही कहते थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑलवेज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स, दोनों में जो कॉमन है उसका सेट था। तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखो बेटा, जैसे हम डेफिनेशन दिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑलवेज अ सेट, है ना, ये डेफिनेशन हम लोग दे दिए कि ये हमेशा सेट ही होगा। लेकिन मान लो बेटा अगर हमारे पास ऐसा सेट हो, है ना, 1 3 5 बी 2 4 6, अब अगर कहें हम कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे दोनों में, है ना, लेकिन कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये सेट हमारा खाली रह गया। ये सेट जो मिला, है ना, ये हम सेट जो यहां लिखने जा रहे हैं, इट हैज गॉट नो एलिमेंट, है ना। इसका मतलब कि जब अलजेब्रा ऑफ सेट हम लोग डिफाइन करने लगे, है ना, तो वहां पर हम लोगों को क्या मिला, है ना, ऐसा सेट मिला जिसमें एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या कहेंगे हम कि ये सेट नहीं है, लेकिन नहीं कह सकते ऐसा, इसलिए कि पहले ही हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ऑलवेज अ सेट, नहीं तो फिर यहां डेफिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। तब हम लोग क्या किए कि एक अलग टाइप के सेट को हम लोग डिफाइन कर दिए, जिसको हम लोग बोले इम्पिटी सेट, नल सेट, और डेफिनेशन दे दिए सेट विदाउट एलिमेंट, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। तो फिर आप कहेंगे कि सेट विच हैज नो एलिमेंट, तो सेट का तो डेफिनेशन ही गलत हो गया, बिकॉज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो नहीं, हम लोग यहां पर क्या किए, इस तरह के सेट को हम लोग क्यों लिए, जिससे कि हमारा अलजेब्रा ऑफ सेट जो हम लोग डील कर रहे थे वहां पर इंटरसेक्शन का डेफिनेशन गलत नहीं हो जाए, है ना, ये एक स्पेसिफिक सेट हो गया, है ना। ठीक उसी तरह से बेटा जब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर हम लोग डील करते हैं, तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर डील करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग सम ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट भी आता है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, हम लोग जब डिफाइन किए कि दो वेक्टर का सम क्या होगा, तो हम लोग जब डेफिनेशन देते हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, दो वेक्टर का अगर हम सम लेंगे तो वो हमेशा एक वेक्टर होगा। जैसे अगर हम लोग कहीं भी लिखे बेटा ए से बी डिस्प्लेसमेंट है एंड बी से सी डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग लिखते थे ए से सी। कहीं भी दो वेक्टर, अगर ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है,
तो a प्लस बी, सी भी एक वेक्टर होगा। ये हम लोग डेफिनेशन दिए। अब ऐसा केस आने लगा अलजेब्रा में कि अगर ए बी और बी सी को जोड़े एक वेक्टर आ गया। अगर हम कहें कि ए बी इज अ वेक्टर एंड बी ए इज ऑल्सो ए वेक्टर, इफ यू एड दीज टू व्हाट विल यू गेट? ए टू बी एंड देन बी टू ए, व्हाट विल बी द रिजल्ट? ए से बी और बी से ए, मान लो ए बी और बी ए डिस्प्लेसमेंट है, यू विल गेट 0। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन sum of two vector is always a vector, है ना? Hence this should be like this. Similarly, a plus b is c. Suppose a is equal to minus b, you will get c is equal to 0. और इस तरह से वेक्टर के अलजेब्रा को समझने के लिए हम लोग जीरो वेक्टर का कंसेप्ट लिए। तो जीरो वेक्टर इटसेल्फ, अकेले जीरो वेक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 0 न्यूटन फोर्स, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? हम लोग कहें बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 0 मीटर, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये कहां पर आएगा? दो वेक्टर का सम हो सकता है, 0 हो सकता है ना? अलजेब्रा में ही दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो सकता है, 0 हो सकता है ना? तो उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग जीरो वेक्टर को डिफाइन किए। इसलिए हम पहले जीरो वेक्टर को यहां पर क्लियर कर दिए कि व्हाट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 हो। अब अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो हम लोग कहते हैं कि सारे वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है। लेकिन अकेला ये जीरो वेक्टर ऐसा है जिसका कि डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है बेटा। इसका डायरेक्शन, क्योंकि जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है। हम लोग, कोई कहे 0 मीटर ईस्ट, तो हम क्यों नहीं कहेंगे 0 मीटर वेस्ट? हम उसी को कह सकते हैं 0 मीटर अप, 0 मीटर डाउन, सब तो एक ही मीनिंग है। तो यहां पर ये एक वेक्टर है जिसको हम जीरो वेक्टर कह रहे हैं या नल वेक्टर कह रहे हैं, है ना? इट हैज गॉट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। बाकी सारे वेक्टर्स में डायरेक्शन स्पेसिफिक होगा, बट जीरो वेक्टर के केस में डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगा। कहीं भी अगर डायरेक्शन का कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है वेक्टर में, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि इट कैन बी जीरो वेक्टर। अगर जीरो वेक्टर हो तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे बेटा यहां से अगर कोई भी आदमी अगर आपसे कहे कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर ए, आप बिल्कुल कहेंगे पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, है ना? तो ए और ए एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल। ए अपने पैरेलल तो है ही, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। लेकिन अगर कोई कहे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, आपको क्या लगता है ये ट्रू है? तो आप कहेंगे कैसे? कोई भी वेक्टर अगर हम लेंगे, कोई भी मान लो एक डिस्प्लेसमेंट ही ले लिए, तो ये ए से बी अगर लिख रहे हैं तो अपने परपेंडिकुलर कैसे होगा? लेकिन ये तब संभव है अगर ए बी का मॉड 0 हो जाए, एक पॉइंट हो जाएगा, तब तो फिर हम लोग परपेंडिकुलर 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी एंगल कह सकते हैं। अगर हम कहें ए परपेंडिकुलर टू ए इज ट्रू, अगर ये ट्रू है ना, देन दिस इंप्लाइज मॉड ए जो होगा वो 0 होगा। यानी जीरो वेक्टर के केस में डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है ना? जीरो वेक्टर हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगा। तो इस चीज को मेंशन कर देंगे, है ना? जीरो वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड फिक्स है, जीरो वेक्टर हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, जो चाहे आप ले सकते हैं। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी वेक्टर को हम लोग पहले डील कर लिए, है ना? दिस इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। और अकेले ही वेक्टर कभी नहीं मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा हो सकता है दो वेक्टर का सम हो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर का डिफरेंस हो, एक्सेट्रा, है ना? तो अलजेब्रा और वेक्टर को, है ना, फुलफिल, उसमें डेफिनेशन गलत नहीं हो हमारा, उसको समझने के लिए हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हम लोग डिफाइन किए। उसके बाद आता है बेटा यूनिट वेक्टर। क्योंकि सारे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखने का बात हम कर रहे हैं, तो वी मस्ट नो व्हाट इज यूनिट वेक्टर। और डेफिनेशन से, नाम से आपको लग रहा है डेफिनेशन क्लियर होगा। यूनिट वेक्टर
नाम से ही लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड शुड बी 1, तो डेफिनेशन भी वही है, वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग unit magnitude 1, unit magnitude are known as unit vector, unit vector यानी मैथमेटिकली हम कहें, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुआ, मैथमेटिकली if modulus of any vector A is 1, then A is known as unit vector. अब बेटा इसका एक स्पेसिफिक नोटेशन है, नॉर्मली वेक्टर के ऊपर एरो देते हैं, यहां पर हम कैप डालते हैं, है ना, यानी यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, unit vectors are represented by putting a cap beta ऐसे over the letters of alphabet, सच एज, बहुत सारे नोटेशन हम यूज करते हैं, जैसे ए कैप हम कर दिए, ई कैप लिख दिए, एन कैप लिख दिए, आर कैप लिख दिए, है ना, एक्सेट्रा, ये सब नोटेशन सब है। यानी कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे ए कैप, तो आप कहेंगे मॉड ए कैप 1 है ना, आर कैप कहीं लिख रहे हैं 1 है, तो यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना क्या हो जाए 1 हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी वेक्टर को बेटा अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, और यही तरीका भी है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, how to find unit vector, ये निकालने के लिए भी आता है in the direction of given vector। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, तरीका बहुत सिंपल है। यहां we divide the vector by modulus of the vector. For this purpose, we divide the given vector by modulus of the vector, modulus of the given vector, है ना। ऐसे जैसे मान लो हमारे पास हम लिख रहे हैं ए कैप लिखना चाहते हैं, ए कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, वी विल राइट लाइक दिस, ऐसे बेटा ऐसे लिख देंगे, है ना। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए कैप। जनरली मॉड ऑफ ए को हम ए भी लिखते हैं, तो कहीं पर आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग कहीं आर कैप लिख रहे हैं बेटा, तो आर कैप लिखेंगे वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर, एंड देयर बाई यू कैन राइट, है ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कैप एंड सिंपली आर कैप लाइक दिस। तो ये तरीका है बेटा हम लोगों को लिखने का, है ना, कि हम लोग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर कैसे लिखेंगे।
अब आप यहां गौर करो, जैसे अभी हम लोग यहां बात कर रहे थे कि आर लिख रहे हैं 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आर कैप तुम क्या लिखोगे, ये आर बाई मॉड ऑफ आर। अभी हम लोग सीखे थे बेटा, तो ये क्या हो गया, 5 मीटर ईस्ट और इसका मॉड था 5 मीटर। यहां देखो तो ये खत्म हो गया, केवल डायरेक्शन इसमें रहता है, मैग्नीट्यूड हो गया 1। और इसमें देखो ये 5 मीटर बाई 5 मीटर ये कैंसिल हो गया। अगर हम देखें यहां बेटा ऐसे, एफ 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम आपसे बोले कि एफ कैप लिखो तो आप क्या लिखोगे, ये एफ बाई मॉड एफ और ये 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन। यहां देखो ये कैंसिल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, यहां से ये नॉर्थ तो खत्म ही हो गया यहां पर। तो ये जो मैग्नीट्यूड हम जहां देख रहे हैं, तो ये फोर्स था, लेकिन इसमें यूनिट नहीं रहा। फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखें, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लिखें, क्या मिल जा रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं ये यूनिटलेस है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर। मान लो कहता है कि फोर्स के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें, है ना, तो वो सिंपली 1 है बेटा, ऐसा नहीं कि उसका यूनिट न्यूटन लिखेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट वेक्टर हैज गॉट नो यूनिट। ये लाइन हमेशा याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर्स हैज गॉट नो यूनिट। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग देखे यहां पर यूनिट वेक्टर्स। अब हम लोग देखें कि यूनिट वेक्टर जो लिख रहे हैं आप, जो नॉर्मल जनरल यूनिट वेक्टर आप डिफाइन किए, तो जनरल यूनिट वेक्टर में क्या देख रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, लेकिन अभी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है ना। अगर हम लिखे बेटा यहां से, आप बोले ई कैप, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड इज फिक्स, मैग्नीट्यूड इज 1, ये तो क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन। तो केवल इतना लिखने से कहेंगे नॉट नोन, पता नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। यानी स्टिल अगर हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं है ना। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई हो, इसके लिए हम लोग 3 स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हम लोग यूज करते हैं, है ना। यानी हम लोग यहां पर कहेंगे टू स्पेसिफाई magnitude and direction, both we use 3 unit vectors along 3 mutually perpendicular axes, 3 mutually perpendicular axes। और वो है क्या, आई जे एंड के, आई कैप, जे कैप, के कैप। आप लोग जो भी पढ़े हैं सब लोग ये पढ़े होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। जो नहीं पढ़ा है अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो समझेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यानी हम लोग इसको बेटा ऐसे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस, this is y axis and this one z axis।
इधर हम लोग आई कैप, इधर हम लोग जे कैप, के कैप। अब हम लोग आई कैप लिख दिए तो ये स्पेसिफाइड है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है। जे कैप लिख दिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग है। के कैप लिख दिए, हम ई कैप लिख रहे थे, कोई पता नहीं था, इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आईजे के यूज कर रहे हैं तो अब हमारा मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाइड है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। तो थ्री एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं बेटा। अब हम लोग देखें कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस की अलोंग है ना, अगर हम ऐसे कहें एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस से एक्स, तो हम आई कैप को क्या लिखेंगे बेटा, अभी सीखे थे, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ द वेक्टर, है ना। यानी हम लोग आई कैप को ऐसे लिखेंगे एक्स बाई एक्स, तो हम वेक्टर एक्स को एक्स आई कैप, कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हम एक्स आई कैप लिखेंगे। सिमिलरली कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो हम उसको वाई जे कैप लिखेंगे। जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो जेड के कैप लिखेंगे, लाइक दिस। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग आ जाते हैं कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, मान लो एक्स वाई प्लेन में है, तब उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, है ना। यहां पर आ जाते हैं, ये आप लोग सीखे थे और नहीं सीखे हैं तो यहां सीख लीजिए। अब हम लोग देखें वेक्टर इन अ प्लेन, वेक्टर इन अ प्लेन, हम यहां पर एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। और ये सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, बताएंगे, जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर बेटा ओरिजिन से एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, है ना, अगर इसको हम लोगों को एक्स वाई प्लेन में लिखना है तो हम लोग सब लोग जानते हैं ऐसे, ये डिस्टेंस हमारा x है और ये डिस्टेंस हमारा y है। तो अगर हम लोग इस वेक्टर, सपोज दिस वेक्टर इज r, ठीक है, तो अगर हम यहां देखें बेटा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ट्रायंगल लॉ में आपको सिखाए थे कि ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो आप यहां से कह सकते हैं, अगर इसका नेमिंग हम कर दें, पी ए कर दें यहां, और यहां पर आप वेक्टर आर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाह रहे हो, तो फ्रॉम फिगर हम लोग यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर वेक्टर ओपी, ओ टू पी, दिस इज वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी, और ओपी वेक्टर वेक्टर हम लोग आर लिख रखे हैं। ओ ए ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, इसका लेंथ है एक्स, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, एक्स आई, दिस इज ओ ए। सिमिलरली वाई जे, तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वेक्टर आर का हम लोग एक्स कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि मॉड ऑफ ओपी क्या लिखोगे, यानी मॉड ऑफ आर क्या लिखोगे, तो आप कह दोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना।
तो हम लोग आसानी से यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अगर कहीं भी वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हम लोग ऐसे लिख। अगर इसका डायरेक्शन लिखना है बेटा, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है ना। तो हम लोग अगर देखें, इफ आर मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन आप देखें यहां से tan थीटा कितना दिख रहा है, सब लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स। अगर एंगल हम इधर से लिखें, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम ये एंगल मान लो बेटा बीटा ले रहे हैं तो tan बीटा दिस इज एक्स बाई वाई। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी लिख सकते हैं बेटा। कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में है तो हम उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये हम लोगों का हुआ है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, इसको कर लीजिए। और उसके बाद अगर कहीं ऐसा होता है जैसे एक्स और वाई दिया हुआ है तो आर लिखना, ऐसे लिखेंगे। और कहीं पर आर और थीटा दिया हुआ है तो भी हम एक्स लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, है ना। हम यहां पर लिख रहे हैं, है ना, एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। यहां गौर करो बेटा, आर के साथ अगर एक्स को रिलेट करेंगे तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम लिखेंगे तो दिस इज एक्स बाई आर, दिस गिव्स एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा लिखें y बाई आर, तो दिस इज y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर हम लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है ना, तो एक्स और वाई हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे थोड़ी देर में और इस पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, आसान आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन कंसेप्चुअल है जिसको कि हम लोगों को समझना है। ये जो लिख रहे हैं बेटा साइन याद रखना, एल एल वाई। सिमिलरली जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफिकल मेथड में कर रहे थे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे कुछ कुछ चीज सीखेंगे। अ बॉल इज गिवन a displacement meter 53 डिग्री 15 मीटर टूवर्ड्स हम कर दे रहे हैं, टूवर्ड्स 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट पूरा लिखिएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहता है इसको राइट डाउन this displacement in terms of I cap and J cap, taking eastward, यही कन्वेंशन भी है इसका बेटा, ईस्टवर्ड एज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नॉर्थवर्ड एज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये कन्वेंशन भी है, कहीं भी हम लोग अगर पेपर पर हम लोग प्लेन में
अगर हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है तो ईस्ट वेस्ट लाइन एक्स एक्सिस, नॉर्थ साउथ लाइन वाई एक्सिस, ऐसा हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज करें। जैसे देखो बेटा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया। कन्वेंशन है कि इसको आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेना है, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब यहां डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बेटा 15 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हम लोग लिखना सीखे थे, है ना? कैसे लिखे थे हम लोग? ऐसे बनाते, ये है 15 मीटर और 53 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 53 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है। इसी को हम लोग को लिखना है किस फॉर्म में? तो आईजे के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी सीखे थे इसको ऐसे, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स और वाई। और हम लोग ये सीखे थे बेटा कि एक्स जो होता है ना, अभी निकाले थे हम लोग, ये एंगल अगर दिया हुआ है तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा ऐसे लिखते थे, है ना? ये एंगल हम थीटा लिए थे। और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखे थे बेटा। तो अब हम यहां से अगर आपसे पूछें x, ये वाला कॉस कंपोनेंट, कॉस कौन सा होगा? जिसके साथ एंगल बन रहा है, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर बन रहा है ना? तो ये साइन, है ना, ये कॉस। तो x इज इक्वल टू आर हमारा है बेटा 15 मीटर कॉस 53 डिग्री, और हम लिख देंगे इसको 15 मीटर cos 53 is 3/5, it means 5 3 जा 9 मीटर। सिमिलरली y is equal to, है ना, r sin 50, 15 मीटर sin 53 डिग्री, and this is 15 मीटर 4/5 and this is 12 मीटर। अब हो गया। अब इसी को कहता है कि आप जो है आईजे में लिख दीजिए। तो ओपी को हम लोग क्या लिखे थे? वेक्टर आर को तो हम लिखे थे यहां ना एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो यही हो गया ओपी वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम आर लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे एक्स, एक्स हमारा है 9 मीटर आई कैप प्लस 12 मीटर जे कैप। हो गया। अब इसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा जब हम मैथमेटिकली, जब एडिशन हम लोग करने लगेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे, है ना, तो उसमें हम लोग इसका जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम प्लेन में कोई वेक्टर है, अगर आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स वाई दिया हुआ है तो आर को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन किए थे उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखें कैसे उसको हम लोग ग्राफिकली, तो हम लोग डायग्राम में सॉल्व किए थे, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो जो क्वेश्चन था हम लोगों का, एक ऐसे लिखे थे कि अ बॉल इज गिवन 3 successive displacements, 3 successive displacements। फर्स्ट था, मान लो कोई रैंडम लिख रहे हैं, मान लो कुछ भी ले रहे हैं, यहां पर सपोज कर लो 10 मीटर ईस्ट। देन सेकंड था, मान ले यहां लिख रहे हैं हम लोग, सपोज कर लो 12 मीटर, कटने वाला देते हैं डाटा, 15 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंड फाइनली थर्ड था, यहां हम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए 10√2 मीटर साउथ वेस्ट। ऐसा कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनल यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। मान लो बेटा ये क्वेश्चन, तो हम आपको बोले थे पहले
कि आपको डायग्राम आना चाहिए बनाने के लिए, है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगा, तो डायग्राम के थ्रू ही हम लोग जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है। इसको हम एक ही ओरिजिन से तीनों डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब देखो बेटा, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ईस्ट, ये बहुत आसानी से ओ से हम ए लिख दिए, एंड दिस इज 10 मीटर, बहुत आसान लिख दिए हमने। सेकेंड, 15 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम लोगों को 37 डिग्री पर नॉर्थ जाना है ईस्ट से। ये सब लोगों को हम बताए थे, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट को रेफरेंस लेकर के 37 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाना है, और से दिस इज बी एंड दिस इज 15 मीटर, एंड फाइनली 10√2 मीटर साउथ वेस्ट, है ना, दिस इज साउथ वेस्ट कॉलम, एंड एग्जैक्टली बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, कुछ नहीं लिखा गया है, साउथ वेस्ट, इसका मतलब ठीक इसके बीच में। This is 10√2 meter. This angle will be 45 degree. कोई भी angle 45 degree. And you have to find the sum of three displacement. यानी you have to find resultant displacement। अगर लिखें R, तो आपको निकालना है OA प्लस OB प्लस OC, ये निकालना है बेटा। कुछ नहीं करना है, इसको आसानी से हम लोग जो पढ़े थे, इधर हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इधर वाई एक्सिस ले रहे हैं, जैसे पहले किए। हम लोग सबको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख देंगे बेटा। ओ ए, व्हाट इज ओ ए, यू ऑल कैन राइट, है ना, 10 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू विल राइट 10 मीटर आई कैप। सिमिलरली ओबी, ओबी बेटा, ये इसका एक्स है और ये वाई है। एक्स क्या लिखते थे हम लोग, आर कॉस, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल है तो आर कॉस 37, तो हम लोग लिखेंगे 15 मीटर कॉस 37, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए आई, और इधर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस 15 मीटर साइन 37 जे का। तो अब देखो बेटा ये क्या हो गया, 15 मीटर cos 37 is 4/5 I cap, 15 meter sin 37 is 3/5 J cap, 5 3 जा 3 3 5 3 जा 3 4 जा 12, this is 12 I cap plus 5 3 जा 9 J cap. You will write meter also, 9 मीटर जे का। तो आपने ओ ए लिख दिया, ओ भी लिख दिया, ओसी भी लिखेंगे, अपने से आप लोग ट्राई कर सकते हैं ओसी। तो ओसी में आप गौर करो बेटा, है ना, इधर अगर हम ऐसे देखें तो इसका एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ओसी, ये भी एंगल 45 ही है, तो दिस इज कॉस, दिस इज साइन, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां से 10√2 मीटर, 10√2 मीटर cos 45, और ये निगेटिव आई मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस आई का प्लस 10√2, है ना, और साइन 45 माइनस जे, दोनों नेगेटिव है बेटा। तो आप लिख सकते हैं 10√2 मीटर माइनस में यहां लिख दिए, cos 45 इज 1/√2 आई कैप माइनस 10√2 1/√2, ये मीटर था, जे कैप, एंड फाइनली यू आर गेटिंग √2 गेट्स कैंसिल, 10 मीटर आई कैप माइनस 10 मीटर जे कैप. Now you are having all three vectors in terms of I and J.
अब हम लोग यहाँ पर सारे का वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे का वैल्यू आप रख दें, यू विल गेट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे अब, आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, इट मीन्स आर रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए इज 10 मीटर आई, 10 मीटर आई कैप, plus OB, plus OB is how much? OB is 12 meter I cap and plus 9 meter J cap, and plus OC is minus 10 meter I cap minus 10 meter J cap. This will be resultant vector. Now you can solve 10 meter I and 10 meter plus minus gets cancel, meter is also present here, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। अब हम लोग देखें 12 मीटर आई, केवल 12 मीटर यहां बच गया, आई कैप एंड 9 मीटर प्लस जे एंड माइनस 10 मीटर जे, तो यू आर गेटिंग माइनस 2 मीटर जे कैप। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम लोगों को, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन था वो तो हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ था और डायरेक्शन दिया हुआ था, अब हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, आर का मैग्नीट्यूड हो गया 12 मीटर का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मीटर का स्क्वायर एंड 144 प्लस 4 है ना मीटर एंड 148 मीटर, रूट अंडर 148 मीटर। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्शन भी बताना होगा, तो पहले तो आप इतना कर लेंगे, हम डायरेक्शन फिर हम सीखेंगे क्या डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर एक्चुअली है कहाँ, तो उसको हम दिखाएंगे। तो अगर हम देखें, अभी हमारे पास इस तरह का मैप बना हुआ था, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, ये साउथ था। अब देखो बेटा, ये 12 मीटर आई इधर था ऐसे, ये 12 मीटर और -2 मीटर, -2 मीटर ऐसे है बेटा, ये -2 मीटर, और तब ये हो गया आर, यहां से ये 12 मीटर आई -2 मीटर जे, 2 मीटर -2 मीटर जे ऐसे। तो अब हम ये एंगल लिख सकते हैं बेटा, ये एंगल अगर हम थीटा लिखें तो tan थीटा, फिगर देख के बताइए, तो tan थीटा जब लिख रहे हैं तो ये -2 नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब हम डायरेक्शन केवल इधर दिखाए हैं, तो tan थीटा जब लिखेंगे तो 2/12, यानी tan थीटा 1/6, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/6। अब इस डायरेक्शन को हम क्या लिखें, ये तो आप निकाल दिए कि ये रूट अंडर 148 मीटर है। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो गया वो लिखेंगे रूट अंडर 148। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का आंसर अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज रूट अंडर, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आता है 148 मीटर। अब ये बेटा, ये वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, अगर ये एंगल लिख रहे हैं तो साउथ ऑफ ईस्ट है ना, तो हम यहां लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/6 साउथ ऑफ ईस्ट, तो हो गया आंसर। ये सब लोग समझेंगे, इसलिए हम बताएं इसको कि मेन यहां पर कंफ्यूजन होता है कि हम डायरेक्शन क्या लिखें, तो फाइनली ये डायरेक्शन आपको लिख देना है। कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो आप डायरेक्शन लिख सकते। हम एक एग्जांपल केवल डायरेक्शन के लिए और दे रहे हैं, है ना, वो कैसे लिखेंगे आपको समझा रहे हैं हम। जैसे हम लोग बेटा यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, है ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है ना, इधर एक्स एक्सिस जो स्टैंडर्ड है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और मान लो कि यहां पर एक वेक्टर आ गया हमारा, आ गया ये सपोज कर लो
4i प्लस 5j। अब इसका बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप अपने कॉपी में बनाइए। केवल इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, और डायरेक्शन बताना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला जो कॉलम में डायरेक्शन लिखते हैं उसी टर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, लेकिन आप कंफर्म हो जाइए, इसलिए हम दूसरा ये क्वेश्चन दिए, क्योंकि जितना भी डिस्प्लेसमेंट जब सॉल्व कीजिएगा बेटा, या कहीं भी इस तरह का जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जब सॉल्व कीजिएगा, तो फाइनली इसी फॉर्म में आने वाला है, और उसका डायरेक्शन हम लोग को लिखना रहता है। ये वेक्टर को मैप में दिखा देना है कहां पर है, और उसके बाद डायरेक्शन बता देना है। तो हम समझते हैं सारे लोग मैप में दिखा दिए होंगे। r -4i बेटा, ये 4 यूनिट इधर, ये 4 यूनिट इस डायरेक्शन में, और प्लस j इधर 5 यूनिट है बेटा, यानी ये वेक्टर हमारा यहां है, दिस इज वेक्टर r, इसी का डायरेक्शन लिखना है। तो r का मॉड दिख गया, मॉड तो वहीं से लिख सकते, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट है ना, 16 प्लस 25, जो भी आए आप अपना लिख देंगे, है ना। अगर वहां यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट लिखेंगे, यूनिट नहीं दिया हुआ तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब हम ये एंगल या ये एंगल, मान लो ये एंगल बेटा थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा हमारा मिल गया 5/4, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। और ये डायरेक्शन लिखना सब लोग जानते हैं। ये डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? ये डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे यहां पर √41 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4, है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिखेंगे। ये सबको आना चाहिए बेटा। और अगर हम इधर से ये एंगल लिखें ऐसे, तो जहां tan था वहां cot आ जाएगा। अगर ये एंगल हम लिखें, मान लो ये बीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ बीटा लिखेंगे, और नहीं तो उल्टा करेंगे, tan अगर लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई और जे के टर्म में। जो भी दो एक्सिस रहे, आई जे, आई के, है ना, के जे, इस तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज था हम लोगों को कि प्लेन में कैसे लिखेंगे वेक्टर को। आज तो यहीं पर हम बेटा स्टॉप कर देंगे। अगले क्लास में वेक्टर इन स्पेस करेंगे, यानी वहां हम तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस लाएंगे, और फिर तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा स्पेस का है, तो थोड़ा सा आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा। दो एक्सिस तो इधर आएगा, तीसरा एक्सिस ऐसे रहेगा, तो उसको हम लोगों को विजुअलाइज करना है। और वेक्टर इन स्पेस हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना। वहां पर डायरेक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग आसानी से कर लिए, है ना। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे वेक्टर इन स्पेस करके। तो आज इतना ही पर हम स्टॉप कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। तो इसलिए हम इसलिए वेक्टर कर दे रहे हैं कि इस सब में कहीं आगे कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, वेक्टर का रिजोल्यूशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए हम इसको टाइम लेकर के और अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बेटा।